फेड, जिस पर सरकार का इतना कंट्रोल नहीं है, वो ऐसी फ्री की चीज है जैसे कि यूपीआई वगैरह को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। जब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज फेमस हो रही थी, तब बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन जैसे कंपनीज ने क्रिप्टो करेंसी को थ्रेट कहकर पुकारा था। जब बात डिजिटल ट्रांजैक्शंस की आती है तो ग्लोबल सुपर पावर यूएसए 9th रैंक पर आता है। सरप्राइजिंगली नाइजीरिया भी यूएसए के ऊपर है। कैसे हो भाई लोग? भारत में यूपीआई आने के बाद हम सबकी लाइफ कितनी बदल गई है, ये अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। पहले ही मेन स्ट्रीम मीडिया और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस पर काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के रखे हैं। मैं आपको क्या ही अलग बता दूंगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो रुको, थोड़ा सब्र करो। यूएस फेडरल रिजर्व ने यूपीआई की तरह ये अपनी एक इंस्टेंट पेमेंट सर्विस निकाली है। अब ये क्या है, क्यों लाया गया है, क्या ये सच में यूपीआई जैसा है? इन सब के जवाब आपको इस वाले वीडियो में मिलेंगे। पर उसके लिए आपको आरबीआई, यूपीआई, इनकी हिस्ट्री एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप इन दोनों सर्विसेज के बीच का असली फर्क समझ सको। अप्रैल 2009 में आरबीआई की तरफ से एनपीसीआई को बनाया जाता है। रिटेल पेमेंट्स को आसान करना, ये मोटो लेकर एनपीसीआई की स्थापना होती है। 2011 आते आते उनको पता चलता है कि हर साल बस 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इंडिया में होते हैं, जबकि 10 मिलियन रिटेलर्स कार्ड एक्सेप्ट करते थे। ये काफी बड़ा गैप था और इसी की वजह से ब्लैक मनी और करप्शन के लिए पूरा का पूरा मार्केट ही खाली था। 2012 में आरबीआई अनाउंस करता है कि ये लोग इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक सिस्टम 2016 तक बनाने वाले हैं और विजन के मुताबिक 2016 को यूपीआई बैंकिंग एप्स के द्वारा गूगल प्ले स्टोर्स पर आ जाता है। जब से यूपीआई आया है तब से लेकर अभी तक यूपीआई नॉर्मल यूजर्स के लिए फ्री ही है। इस चीज पर गौर करिए, क्योंकि यही उस वाले ऐप और यूपीआई के बीच का फर्क एक्सप्लेन करेगा। नवंबर 2022 तक यूपीआई के ऑलमोस्ट 300 मिलियन यानी 30 करोड़ के आसपास एक्टिव यूजर्स थे और हर सेकेंड ऑन एन एवरेज 2348 ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। अगस्त 2023 में यूपीआई ने 10 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस को छू लिया है। इन्हीं सारी अचीवमेंट्स को देखते हुए आज के दिनों यूपीआई को ग्लोबल लेकर जाने का काम चल रहा है। आज सिंगापुर में यूपीआई की हेल्प से कॉफी से लेकर टीवी खरीदने तक का पेमेंट यूपीआई से कर सकते हो। ये कुछ देशों की लिस्ट है जिनके साथ एनपीसीआई इंटरनेशनल्स ने यूपीआई को लेकर अग्रीमेंट साइन किए हैं। गौर से देखो, आपको इसमें यूएसए कहीं नहीं दिखेगा। जिस देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब जैसे टेक कंपनीज बनाई, क्या आपको सही में लगता है कि यूपीआई बनाना उस देश के लिए काफी मुश्किल काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वो ये करना नहीं चाहते। और वो ये क्यों नहीं करना चाहते, इसका जवाब आरबीआई और फेडरल रिजर्व के स्ट्रक्चरल डिफरेंस में छुपा हुआ है। आरबीआई एक फुल्ली गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम जरूर करती है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में। आरबीआई एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन होने के कारण उसके द्वारा बनाया गया यूपीआई लोगों के हित में काम करता है और इसीलिए यूपीआई आज तक फ्री रखा गया है। वही फेडरल रिजर्व एक कासी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, यानी एक प्राइवेट कंपनी जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है पब्लिक सर्विस देने के लिए। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर यूएसए एक प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज में चीजें प्रॉफिट को लेकर काफी सिक्योर होती है और इसी वजह से फेड, जिस पर सरकार का इतना कंट्रोल नहीं है, वो ऐसी फ्री की चीज है जैसे कि यूपीआई वगैरह को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। आपने शायद सुना होगा कि कैसे रुपए, जो इंडिया का खुद का बनाया हुआ डेबिट कार्ड है, वो अमेरिकन कंपनीज वीजा और मास्टर कार्ड का मार्केट इंडिया में खा रहा है। वैसे ही अगर फेड ने ऐसे यूपीआई को एंट्री दे दी तो ये वीजा, मास्टर कार्ड दोनों कंपनियां घाटे में चली जाएगी। ये तो बस एक रीजन हो गया कि क्यों यूएसए यूपीआई इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकती। बाकी और भी कई रीजंस है, जैसे कि पहले से ही बना हुआ इनका कार्ड बेस्ड नेटवर्क, जो इन्हीं मास्टर कार्ड और वीजा कंपनी का है, जो पूरा हटाकर यूपीआई लाना होगा तो यही कंपनीज अपने पैसों का इस्तेमाल कर ये होना रोक देंगी। जब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज फेमस हो रही थी, तब बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन जैसे कंपनीज ने क्रिप्टो करेंसी को थ्रेट कहकर पुकारा था। इतना सुनकर अभी आप गेस तो कर ही सकते हो कि फेडरल रिजर्व ने हाल ही में जो इंस्टेंट पेमेंट सर्विस पब्लिश की है वो यूपीआई की तरह तो नहीं होगी। फेडरल रिजर्व ने हाल ही में जो इंस्टेंट पेमेंट सर्विस निकाली है उसका नाम है फेड नाउ। आगे का कुछ बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि फेड ने कभी नहीं कहा कि वो यूपीआई यूएसए में ला रहे हैं या यूपीआई जैसी कोई चीज बना रहे हैं। हम लोग बस डिस्कशन करने के लिए कंपैरिजन के तौर पर यूपीआई को यूज करेंगे। जब बात डिजिटल ट्रांजैक्शंस की आती है तो ग्लोबल सुपर पावर यूएसए 9th रैंक पर आता है। सरप्राइजिंगली नाइजीरिया भी यूएसए के ऊपर है। इसी चीज की शायद फेड को शर्म आई होगी और इसीलिए फेड ने फेड नाउ की शुरुआत की है। असल बात तो ये है कि फेड नाउ की शुरुआत भले ही यूपीआई को देखकर की हो, फिर भी ये इंडिया के आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट से ज्यादा सिमिलर है।
क्योंकि यूपीआई की तरह FedNow कोई यूनिक वर्चुअल एड्रेस या यूजर का फोन नंबर को फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन के तौर पर यूज नहीं करता, बल्कि यूजर को अपने इंटरनेट बैंकिंग सर्विस से लॉगिन करके बैंक अकाउंट नंबर और राउटिंग नंबर देना होगा ताकि रियल टाइम पेमेंट हो पाए। आप अगर ठीक से देखो तो आरटीजीएस भी सेम ही काम करता है, 24/7 अवेलेबल है, इंटरनेट बैंकिंग के साथ रियल टाइम सेटलमेंट करता है। यूपीआई की हेल्प से हम फ्री में पैसे इधर से उधर कर सकते हैं और अकाउंट बनाने के लिए भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है और फ्री में बन भी जाता है। पर FedNow पर अकाउंट बनाने के लिए पार्टिसिपेशन फीस $25 यानी कि 2000 रुपए तक की है और आगे हर ट्रांजेक्शन के लिए $0.045 यानी ₹3.5 देने होंगे, वो भी पैसे भेजने वाले को। आरटीजीएस में भी सेम 25 to 45 रुपीज हर ट्रांजेक्शन के लिए लिए जाते हैं। हम हमारे यूपीआई ऐप से किसी को भी पेमेंट रिक्वेस्ट फ्री में कर सकते हैं, पर FedNow में पेमेंट रिक्वेस्ट करने के भी $0.01 चार्ज किए जाते हैं। यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री है जहां फ्री की चीजें शायद बड़ी बड़ी कंपनीज ना आने दे, तो जो भी इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट्स में आपको FedNow कैसे यूपीआई को रिप्लेस कर देगा या फिर वो कैसे सिमिलर है ऐसा बोलता होगा, तो वो सब गलत है। ये वीडियो यूपीआई की तारीफ या फिर FedNow की बुराई करने के लिए नहीं बनाया गया। जब यूपीआई को इंडिया में लॉन्च किया गया तब कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड का इतना बड़ा इंडिया में मार्केट ही नहीं था। डिमोनेटाइजेशन और कोविड के चलते यूपीआई काफी फैला और ऐसे यूएसए में सर्कमस्टेंसेस बनना काफी अनलाइकली है। और रही बात FedNow की, तो FedNow अभी 2023 में लॉन्च किया गया है, तो अभी उसके सक्सेस और फेलियर के बारे में बोलना बेवकूफी होगी। आगे आने वाले सालों में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यूपीआई जितनी पॉपुलैरिटी ये हासिल कर सकता है या नहीं। तब तक के लिए आप ये वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया कि क्यों खालिस्तानी कभी भी पाकिस्तान के साइड वाले पंजाब की मांग कर ही नहीं सकते। मिलते हैं उसी वाली वीडियो में।